आइए दोस्तों शुरू करते हैं मार्च 2025 का दर्पण करेंट अफेयर्स। ये मंथली वाइज है, जैसा कि प्रतियोगिता दर्पण 2 महीना पीछे चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है 76वां गणतंत्र दिवस। 76वां गणतंत्र दिवस का थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास 76वां गणतंत्र दिवस का थीम था। तो मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, यही मुख्य अतिथि थे 76वें स्वतंत्र दिवस का। इनके साथ 352 सदस्य मार्चिंग बैंड भी आया था। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है 3 राज्यों को। सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कार में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश था, दूसरा त्रिपुरा और तीसरा आंध्र प्रदेश को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ झांकी में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा, त्रिपुरा दूसरा और आंध्र प्रदेश तीसरा स्थान पर। सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय किसे दिया गया? सबसे मंत्रालय का पुरस्कार किसे दिया गया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिया गया। नेक्स्ट है भारत पर्व। भारत पर्व 26 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक मनाया गया। यह इसका थीम क्या था? तो देखो अपना देश। देखो अपना देश थीम था भारत पर्व का। भारत पर्व आयोजन किया गया 26 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक। ये 5 दिन तक चला है। तो 2000 शुरू में यह शुरू हुआ था। भारत पर्व शुरू 2016 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। 18वां प्रवासी सम्मेलन, 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को हुआ है। यह कहाँ हुआ? तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। 18वां प्रवासी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ 2025 में, जबकि 17वां 24 में इंदौर में हुआ था मध्य प्रदेश के। इस बार थीम था विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। और मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि आए हैं क्रिस्टीना कार्ला कंगालू, जो त्रिनाद व टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। त्रिनाद व टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। मुख्य अतिथि बने क्रिस्टीना कार्ला कंगालू। 18वां प्रवासी दिवस पर क्रिस्टीना कार्ला कंगालू त्रिनाद व टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। युवा प्रवासी भारतीय दिवस में ग्रेट ऑफ ऑनर किसे चुना गया? तो डॉक्टर देव परगड़ को चुना गया है। न्यूज़वीक के सीईओ हैं डॉक्टर देव परगड़। क्या है? तो न्यूज़वीक के सीईओ हैं। इन्हें ग्रेट ऑफ ऑनर चुना गया है युवा प्रवासी दिवस में। प्रथम प्रवासी दिवस भारत में कब मनाया गया था? 2003 में मनाया गया था। प्रथम प्रवासी दिवस 2003 में मनाया गया था। नेक्स्ट है स्वदेशी निर्मित 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो गया है। ये 2 युद्धपोत कौन कौन से हैं? तो आईएनएस नीलगिरी है और आईएनएस सतपुड़ा है। ये आईएनएस सतपुड़ा क्या है? डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस सतपुड़ा एक डिस्ट्रॉयर है, जबकि आईएनएस नीलगिरी क्या है? तो यह P17A के तहत बना एक पनडुब्बी है, युद्धपोत है। तो P17A के तहत बना युद्धपोत कौन सा है? आईएनएस नीलगिरी है, जबकि आईएनएस सतपुड़ा है, ये डिस्ट्रॉयर है और यह भारत का पहला एआई संचालित युद्धपोत है। तो पूछ दिया जाएगा कि भारत का पहला एआई संचालित युद्धपोत कौन सा है? तो आईएनएस सूरत है। नेक्स्ट है पनडुब्बी जो एक शामिल हुआ है, वो है आईएनएस वागशीर है। ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी क्या है? आईएनएस वागशीर है। नेक्स्ट है पहली बार विध्वंसक और एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी को ट्राई कमीशन के माध्यम से इसे क्या किया गया है? जलावतरण किया गया है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक विध्वंसक को, एक फ्रिगेट को और एक पनडुब्बी को ट्राई कमीशन किया गया है। यह कब किया गया? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 जनवरी 2025 को किया गया। 15 जनवरी 2025 को किया गया। नेक्स्ट है इसरो का स्पेसडेक्स मिशन। इसरो का स्पेसडेक्स मिशन क्या है? स्पेसडेक्स का फुल फॉर्म होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेसडेक्स मिशन अंतरिक्ष में 2 छोटे उपग्रह को जोड़ने का मिशन था। इसे PSLV C60 द्वारा लॉन्च किया गया था। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था, मतलब दिसंबर के अंतिम महीना में 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया और 9 जनवरी को डॉकिंग किया गया था। 9 जनवरी को 2025 को डॉकिंग किया गया था। स्पेसडेक्स मिशन कब लॉन्च किया गया था? 30 जनवरी 2024 को PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब स्पेसडेक्स मिशन के बाद भारत अमेरिका के बाद, रूस के बाद, चीन के बाद चौथा देश बन गया है अपना स्वयं स्पेसडेक्स मिशन के द्वारा। तो डॉकिंग में क्या किया जाता है? 2 छोटे उपग्रहों को जोड़ा जाता है और अनडॉकिंग में अलग किया जाता है। तो अब इसके बाद इसका उपयोग क्या होगा? स्पेसडेक्स मिशन का उपयोग होगा स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में, गगनयान, शुक्रयान, मंगलयान आदि अंतरिक्ष यानों में यानों को भेजने में इसका प्रयोग किया जाएगा। भविष्य में चंद्रमा से नमूना लाने में प्रयोग किया जा सकता है। ग्रहों को जोड़ने में, खोलने में, कचरा साफ करने में आदि में इसका स्पेसडेक्स मिशन का प्रयोग किया जाता है। और इस मिशन के तहत इसरो ने पोएम 4 के तहत लोबिया के बीज के केवल 4 दिनों में ही अंकुरित कर लिया है। 4 दिन में ही लोबिया के बीज के अंकुरित कर लिया है इसरो ने पोएम 4 मिशन के तहत। इस मिशन के ही तहत इसरो ने पोएम 4 के तहत क्या कर लिया है? लोबिया के बीज को 4 दिनों में ही अंकुरित कर दिखाया है अंतरिक्ष में। पोएम 4 के तहत किया था। नेक्स्ट है उत्कर्ष। उत्कर्ष क्या है? उत्कर्ष एक बहुउद्देशीय युद्धपोत है। नौसेना में यह शामिल हो चुका है। LNT कंपनी द्वारा इसे बनाया गया है, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा। ये निजी कंपनी है LNT कंपनी। इसका जलावतरण किया गया 13 जनवरी 2025 को कट्टुपल्ली, मतलब चेन्नई में किया गया। कट्टुपल्ली चेन्नई में किया गया उत्कर्ष का जलावतरण। ये क्या है? नौसेना युद्धपोत है, LNT द्वारा बनाया गया है। LNT द्वारा 2 युद्धपोत निर्माण अभी किया जा रहा है। यह समर्थक होगा एक और दूसरा उत्कर्ष होगा। समझौता 2022 में हुआ था। LNT के साथ समझौता हुआ था 2022 में। समर्थक और उत्कर्ष बनाया जा रहा है युद्धपोत। अभी उत्कर्ष मिल गया, समर्थक बाकी है। पिछले 123 वर्षों में 2024 सबसे गर्म वर्ष रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। विश्व मौसम विज्ञान
विश्व मौसम विभाग संगठन भी यही बताया है कि 2024 123 वर्षों में सबसे गर्म वर्ष रहा है। 2024 का औसत तापमान 25.75 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। 25.15 हुआ 2024 का औसत तापमान 25.75 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। यह भारतीय मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा बताया गया है। सबसे गर्म वर्ष रहा है 2024, 2016, 2009 और 2017। सबसे गर्म वर्ष 5 वर्ष देखें तो पिछला 2017 था, 2009 था, 2016 था और 2024 है। मतलब 2016-17 लगातार, 2024 और 2009 है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र तीसरा लॉन्च पैड लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। भारत का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापना होगा? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ही होगा। वहाँ पहले से 2 हैं और तीसरा वहाँ हो जाएगा। तीसरा लॉन्च पैड नाम होगा NGLV होगा। पहले से PSLV, SSLV हैं। GSLV दूसरा था, पहला PSLV, SSLV था, अब NGLV होगा, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। NGLV का फुल फॉर्म क्या है? तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। 30 टन का पेलोड उड़ान की इसका क्षमता होगा। इसमें लगभग 8239 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, यानी 8239 करोड़ रुपये का खर्च आएगा NGVL के लिए। और 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन तथा 2040 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन में यह सहायक होगा, क्योंकि भारत के पास अभी ज़्यादा भारी वाला कोई भी पेलोड अभी उड़ाने की उतना क्षमता नहीं है। 30 टन का ये पहला होगा। भारी GSLV से उड़ाया जाता है, लेकिन 2000 टन के आसपास तक ही उड़ाया जा सकता है। 30 टन तक के ऊपर को उड़ाया जाएगा। NGVL के तहत लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है जेड मोड़ सुरंग। जेड मोड़ सुरंग का लोकार्पण कब किया गया? 13 जनवरी 2025 को किया गया। इसे सोनमर्ग सुरंग भी कहते हैं। सोनमर्ग सुरंग भी कहते हैं जेड मोड़ सुरंग को। यह कहाँ तक जाएगा? गगनवीर व सोनमर्ग को जोड़ेगा। यह गगनवीर और सोनमर्ग को जोड़ेगा, जिसका लंबाई 6.5 किलोमीटर होगा। ये जो जिला सुरंग से होकर गुजरेगा जेड मोड़ सुरंग, यह कारगिल व लद्दाख के मध्य स्थित है। यह 2026 में पूरा होगा, अभी पूरा नहीं हुआ है। जेड मोड़ सुरंग 2026 में पूरा होगा। यह कारगिल व लद्दाख को जोड़ेगा। यह 13 जनवरी 2025 को लोकार्पण किया गया है। इसका लंबाई 6.5 किलोमीटर है, जो जिला सुरंग में स्थित है, जेड मोड़ सुरंग। नेक्स्ट है संजय। संजय क्या है? तो यह रोबोटिक कुत्ता की यूनिट है। रोबोटिक कुत्तों की एक यूनिट क्या है? संजय है। संजय का पूर्व नाम था क्या था? रोबोडॉक्स। रोबोडॉक्स नाम था इसका पूर्व नाम, अब इसे नाम संजय कर दिया गया है। पेलोड क्षमता इसका 12 kg है। संजय रोबोटिक कुत्तों का एक यूनिट है। इसका पेलोड क्षमता कितना है? तो 12 kg है। कश्मीर घाटी में सफल रेल परीक्षण 25 जनवरी 2025 को किया गया है। यह कहाँ से कहाँ? श्रीनगर से बड़गाम स्टेशन तक किया गया। श्रीनगर से बड़गाम स्टेशन तक किया गया है। यह 247 किलोमीटर लंबा है। तो रेल परीक्षण कर लिया गया रेल घाटी में, कश्मीर घाटी में किया गया है। 25 जनवरी 2025 को किया गया। नेक्स्ट है आंध्रभूमि शहर। हाल ही में नमयुक्त शहर, जहां झील तालाब आदि ज़्यादा होता है, इसे ही आंध्रभूमि शहर कहते हैं। भारत के पहले 2 शहर को इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर को चुना गया है, जो कि तीसरा भोपाल को चुना गया है। विश्व में कुल 74 हैं, चीन में 22 हैं और फ्रांस में 9 हैं। तो आंध्रभूमि शहर, विश्व में आंध्रभूमि शहरों की संख्या कितनी हो गई है? विश्व में आंध्रभूमि शहरों की संख्या 74 हो गई है। सबसे ज़्यादा चीन में है 22 के साथ, दूसरा फ्रांस के पास है। भारत में आंध्रभूमि शहरों की संख्या 3 हो गई है। मध्य प्रदेश का इंदौर है, दूसरा उदयपुर है और तीसरा भोपाल को चुना गया है, लेकिन भोपाल अभी तक शामिल नहीं हो पाया है। इसको कोशिश किया जा रहा है भोपाल को दिलाने का। तीसरा आंध्रभूमि शहर, पहला इंदौर है, दूसरा उदयपुर है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू कर दिया है। स्वतंत्रता के बाद यह पहला राज्य बन चुका है। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बना है। यह कब लागू किया? 27 जनवरी 2025 को लागू कर दिया गया है। अनुच्छेद 342 तथा 366 के 25 के तहत इसे ST समुदाय को बाहर रखा गया है। उत्तराखंड में 342 और 366 25 के तहत ST समुदाय को बाहर रखा गया है। इसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? रंजना प्रसाद देसाई समिति बनाई गई थी। 27 मार्च 2022 को गठन किया गया था। उत्तराखंड में UCC को लागू करने के लिए रंजना प्रसाद देसाई समिति का गठन 27 मार्च 2022 को किया गया था और रिपोर्ट दिया था यह 2 फरवरी 2024 को रिपोर्ट दिया था। इसमें प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को उत्तराखंड दिवस मनाए जाने की घोषणा किया है। अच्छा, राज्य सरकार ने बोल दिया है कि 27 जनवरी को UCC दिवस मनाएगा। उत्तराखंड अब 27 जनवरी को UCC दिवस मनाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनना, ये रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। वे 47वें राष्ट्रपति हो गए हैं। इन पे पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी था। चुनाव चिन्ह हाथी छाप था। शपथ लिए हैं 20 जनवरी 2025 को शपथ लिए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व जयशंकर ने किया था। शपथ समारोह में भारत की ओर से जयशंकर गए थे, विदेश मंत्री हैं। CGI जॉन रॉबर्ट्स ने शपथ दिलाई है। अमेरिका के CGI थे जॉन रॉबर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को शपथ दिलाए हैं। हार के बाद फिर वापसी करने वाले ये सेकेंड राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका के पहले ग्रोवर क्लीवलैंड थे। ग्रोवर क्लीवलैंड थे, मतलब कि एक बार हारने के बाद दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। अमेरिका के पहले ग्रोवर क्लीवलैंड बने थे, कि 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। पहली बार 2016 से 21 के दौरान बने थे। 17 से 21 के दौरान दिखा रहा था, यहाँ 16 से 20 बताया जा रहा है। 17 से 21 के दौरान बने थे पहली बार डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौता से बाहर होने की घोषणा दूसरी बार कर चुका है 2025 में। 2015 में COP21 के समय हुआ था पेरिस समझौता। पहले 2017 में भी अमेरिका बाहर हो चुका था। पेरिस जलवायु समझौता से दूसरी बार बाहर हो गया अमेरिका 2025 में। पहली बार 2017 में हुआ था। भारत पाक द्वारा परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया गया है। यह समझौता 1988 में हुआ था। प्रत्येक 1 वर्ष 1 जनवरी को होता है। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को होता है। पहली बार आदान प्रदान की जानकारी जनवरी 1992 में दी गई थी। तो भारत और
पाक के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया जाता है। ये कब से किया जाता है? तो 1992 से किया जा रहा है। पहली बार 1992 में किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को किया जाता है। नेक्स्ट है 2008 में संपन्न समझौता द्वारा दोनों देश 1 जनवरी 2028, 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को कैदियों की सूची का भी आदान प्रदान करते हैं। 266 भारतीय पाक जेलों में बंद हैं, 266 भारतीय पाकिस्तान के जेल में बंद हैं और 466 पाकिस्तानी भारतीय जेलों में बंद हैं। तो 2008 में एक समझौता हुआ था। इसके तहत भी भारत और पाकिस्तान 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को अपने जेलों में से कैदियों को क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। 62 पाकिस्तानी कैदी भारत के जेल में हैं और 266 कैदी पाकिस्तान के जेल में बंद हैं जो कि भारतीय हैं। नेक्स्ट है विश्व के रहने योग्य 50 शहर। विश्व के रहने योग्य 50 शहरों में टाइम आउट की रिपोर्ट द्वारा जारी किया गया है। ब्रिटिश कंपनी है टाइम आउट ने जारी किया है। 44 विभिन्न मापदंडों पर यह आधारित होता है। फर्स्ट स्थान केप टाउन दक्षिण अफ्रीका को मिला है। सेकंड बैंकॉक को मिला है जो थाईलैंड का है और थर्ड स्थान न्यूयॉर्क अमेरिका को मिला है। भारत का केवल एक शहर बम्बई है जिसे 49वां स्थान मिला है। तो रहने योग्य शहरों में विश्व का 50 रहने योग्य शहरों में प्रथम स्थान कौन सा है? तो केप टाउन है दक्षिण अफ्रीका का, दूसरा है बैंकॉक थाईलैंड का और तीसरा न्यूयॉर्क है। ये कौन जारी करता है? ब्रिटिश कंपनी है टाइम आउट जारी करती है। 44 विभिन्न मापदंड पर आधारित है। भारत का 49वां स्थान बम्बई का है रहने योग्य शहरों में। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया। 199 देशों पर यह संशोधन होता है तब यह जारी 199 देशों पर रिसर्च के बाद जारी किया जाता है। हेनले एंड पार्टनर्स 199 देशों का सदस्य है। इसने जारी किया है हेनले पार्टनर्स रिपोर्ट 2025 2006 से जारी हो रहा है। 6 पर जारी होता है। पहला स्थान सिंगापुर है। 195 देशों में बिना पासपोर्ट के लोग वहां जा सकते हैं। सबसे मजबूत पासपोर्ट सिंगापुर का है 195 देशों में पहला। दूसरा था जापान 193 देशों में। थर्ड फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, दक्षिण कोरिया है, स्पेन है। 6 देश सभी 192 देशों में फ्री वीजा के साथ जा सकते हैं, बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया, स्पेन 6 देश 3 स्थान पर, जबकि जापान दूसरा, सिंगापुर फर्स्ट स्थान पर। भारत का स्थान 50वां है। भारत 57 देशों में जा सकता है बिना पासपोर्ट के। 2024 में भारत 80वां स्थान था, इस बार 85वां है, यानी कि गिरावट हुआ है। अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है जो कि 106वां स्थान, 26 देशों में ही बिना पासपोर्ट के जा सकता है। चीन का स्थान 60वां है जो 85 देशों में बिना पासपोर्ट के जा सकता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है? 85वां है। यह कितने देशों में बिना पासपोर्ट के जा सकता है? 57 देशों में जा सकता है, जबकि चीन का स्थान 60वां है, यह 85 देशों में जा सकता है। भारत 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वां स्थान पर था। प्रथम स्थान पर कौन है? तो सिंगापुर 195 देशों के साथ, जापान दूसरा स्थान पर और तीसरा स्थान पर 6 देश थे। नेक्स्ट है HMPV वायरस। यह ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस नाम है इसका, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इसका नाम है। HMPV विषाणु, HMPV वायरस का हाल ही में इसे चीन में देखा गया है। WHO में आमतौर पर मौसमी वायरस है जो इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी सिकलिशियल और बैक्टीरियल संक्रमण को फैलाता है। वायरस जनित रोग है यह, और भारत में 2005 में इसके मरीज मिले थे। तो HMPV वायरस कहाँ मिला है? चीन में। भारत में 2005 में इसके मरीज मिले थे। यह ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। आमतौर पर यह मौसमी वायरस है जो कि WHO ने बताया। यह इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी सिकलिशियल और बैक्टीरियल संक्रमण को फैलाता है। नेक्स्ट है कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने त्यागपत्र दे दिया। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट है UNICEF ने 2024 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे युद्धग्रस्त व संघर्षित क्षेत्रों में रह रहे बच्चों के लिए सबसे खराब वर्ष बताया है। विश्व में करीब 47.3 करोड़ बच्चे, यानी लगभग हर 6 में से 1 बच्चा संघर्ष और युद्धग्रस्त देशों में जी रहा है। हाल ही में UNICEF ने बताया 2024 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे युद्धग्रस्त और संघर्षरत क्षेत्र है। यह बच्चों के लिए सबसे खराब वर्ष रहा है। लगभग 47 करोड़ बच्चों के लिए 2024 सबसे संघर्ष व युद्धग्रस्त क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट है इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का भारत यात्रा। यह कब हुआ? तो यह 23 से 27 जनवरी 2025 में वो आए थे। 76 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। 2011 में भी वो आए थे। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आसियान के सदस्य हैं। भारत आसियान देशों ने 2025 को भारत आसियान पार्टनरशिप वर्ष घोषित किया है। भारत और आसियान देशों ने 2025 को भारत आसियान पार्टनरशिप वर्ष घोषित किया है। सुबियांतो ने कहा कि हमारा DNA भारतीय है, हमारी सभ्यता संस्कृति भारतीयों से मिलती जुलती है। ऐसा कहने वाले वो मुस्लिम देशों के पहले राष्ट्रपति हैं। बहुत से देश अब भी ये बात नहीं समझते। देखिए, मुस्लिम देश में धर्मनिरपेक्षता का अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और देश विरोध करते हैं। 2023 में द्विपक्षीय व्यापार इंडोनेशिया के साथ कितना हुआ था? 29.40 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। इंडोनेशिया में भारतीय निवेश करीब 1.56 बिलियन डॉलर है, लगभग 1.5 बिलियन डॉलर इंडोनेशिया में भारतीय निवेश है। और इंडोनेशिया के साथ भारत का कितना व्यापार है? द्विपक्षीय व्यापार 29.40 बिलियन डॉलर है।
नेक्स्ट है इसरो का 100वां प्रक्षेपण मिशन। इसरो का 100वां प्रक्षेपण मिशन 29 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। ये आंशिक रूप से सफल हुआ है, ये असफल हो गया। NVS-02 था, इसे प्रक्षेपित किया गया था, यही 100वां मिशन था। यह GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च किया गया था। IRNSS-1E का स्थान लेता मगर कक्षा में स्थापित ही नहीं हो सका। तो इसरो का 100वां मिशन क्या था? NVS, यह संचार उपग्रह था। NVS संचार से संबंधित था, नेविगेशन से संबंधित था। NVS-02 को प्रक्षेपित किया गया था, जिसे GSLV 15 से प्रक्षेपित किया गया था। GSLV 15 से, लेकिन यह आंशिक रूप से सफल रहा और असफल रहा क्योंकि IRNSS-1E का स्थान लेता मगर कक्षा में स्थापित नहीं हो सका। नेक्स्ट है आर्थिक परिदृश्य। राष्ट्र आय के संदर्भ में NSO ने अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। बताया है NSO ने GDP वृद्धि दर 6.4% 24-25 में रहेगा। स्थिर मूल्य पर यही बताया है, जो कि 2023-24 में 8.2% था। स्थिर मूल्य पर 8.2% 2023-24 में था। NSO ने बताया भारत का GDP वृद्धि दर 24-25 में 6.4% रहेगा। भारत का राष्ट्र आय 158.20 लाख करोड़ रुपया है 2024-25 में। ये स्थिर मूल्य पर बताया है। भारत का राष्ट्र आय स्थिर मूल्य पर 158.20 लाख करोड़ रुपया 2023-24 में था, जबकि प्रचलित मूल्य पर 281.83 लाख करोड़ रुपया NSO ने बताया। जबकि प्रति व्यक्ति आय बताया है स्थिर मूल्य पर, यानी कि 2024-25 में स्थिर मूल्य पर भारत का प्रति व्यक्ति 1,12,358 रुपया 1,12,358 रुपया, जो कि पूर्व से 5.3% बढ़ा है। और प्रति व्यक्ति मतलब वर्तमान मूल्य पर, प्रचलित मूल्य पर 8.7% वृद्धि हुआ। प्रति व्यक्ति आय हो चुका है 2 लाख रुपया हो चुका है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 22-23 करने के लिए नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया है। तो पूछा जाएगा आधार वर्ष 2011-12 जो था उसे बदलकर 2022-23 करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बदलने के लिए नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। अब आधार वर्ष हो जाएगा 2022-23। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये RBI ने जारी किया है। 2024-25 में GDP वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान जताया है। GDP ऋण अनुपात 2020-21 में 65.60% था, जो घटकर 2024-25 में 56.8% हो चुका है। हाल ही में RBI ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में बताया कि भारत का ऋण GDP अनुपात 2020-21 में 62.7% था, 62.7% से घटकर 56.8% हो चुका है। भारत का GDP वृद्धि दर RBI कितना बताया? 24-25 में 6.6% बताया है। भारत का विदेशी व्यापार अप्रैल-दिसंबर 2024 में देखें, भारत का विदेशी व्यापार अप्रैल से दिसंबर 2024 मतलब 2024 में विदेशी व्यापार भारत का देखें तो वस्तु प्लस सेवाओं में टोटल डायरेक्ट देखते हैं। वस्तु प्लस सेवाओं में भारत का निर्यात हुआ था 568.86 अरब डॉलर हुआ था। और आयात कितना हुआ था? निर्यात हुआ था इतना, आयात हुआ था 638.03 अरब डॉलर का हुआ था। ये आयात हुआ था 23-24 में था ये। और 24-25 में ये बढ़कर कितना हो गया है? 602.65 अरब डॉलर ये निर्यात हो गया है। लगभग वृद्धि हुआ 6.03% और आयात 682.15 अरब डॉलर, जबकि इसमें वृद्धि हुआ 6.42%, लगभग 6% के आसपास रहा है वृद्धि। और घाटा भारत का कितना है? तो 80 अरब डॉलर का घाटा है। तो 2024 में अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत का वस्तु प्लस सेवा का निर्यात कितना हुआ? दोनों का 600 अरब डॉलर 602.65 अरब डॉलर और आयात हुआ 682.15 अरब डॉलर। दोनों को घटा दिया जाए तो हो जाता है 80 अरब डॉलर का भारत का घाटा। निर्यात में भारत का वृद्धि हुआ 6.03% और आयात में वृद्धि हुआ 6.42% हुआ है। नेक्स्ट है 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 15.84% हो चुका है, यानी 88.64 गीगावाट वृद्धि हुआ है। भारत 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में कितना वृद्धि हुआ है? तो 15.84% वृद्धि हुआ है, 28.64 मेगावाट का। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता हो गया है 97.86 गीगावाट। 2024 में भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 97.86 गीगावाट, लगभग 98 गीगावाट। और पवन ऊर्जा से 48 गीगावाट और लघु बिजली ऊर्जा से 5 गीगावाट था। लघु पन बिजली से 5.10 गीगावाट था। नेक्स्ट है भारत पर बाहरी ऋण। भारत पर बाहरी ऋण कितना हो गया है? लगभग 711 अरब डॉलर हो चुका है। भारत पर बाहरी ऋण 711 अरब डॉलर हो चुका है, जो कि GDP का 19.4% है। दीर्घकालिक ऋण भारत का 578 अरब डॉलर है, जबकि अल्पकालिक ऋण 133 अरब डॉलर है। तो भारत का दीर्घकालिक ऋण ज़्यादा है 578 अरब डॉलर है, जबकि अल्पकालिक ऋण 133 अरब डॉलर है। भारत का कुल बाहरी ऋण कितना है? तो GDP का 19.4%, 711 अरब डॉलर। नेक्स्ट है CCPA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो CCPA का फुल फॉर्म है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नेक्स्ट है के विनोद चंद्रन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। वे पहले पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे। पटना हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे के विनोद चंद्रन, इन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया। डॉक्टर वी नारायण इसरो के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। CRPF के निदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बन गए हैं।
तो इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन बन गए हैं। और CRPF के नए निर्देशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, तो अर्जुन पुरस्कार कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो अर्जुन खेल रत्न पुरस्कार 32 खिलाड़ियों को दिया गया। इसमें कितने रुपये दिया जाता है? 15 लाख रुपये दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 32 खिलाड़ियों को दिया गया, इसमें 15 लाख रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया। इसमें 4 खिलाड़ियों को दिया गया। डी गोकोस को दिया गया जो शतरंज से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, ये हॉकी से संबंधित है। परवीन कुमार को दिया गया, ये एक पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी है। मनु भाकर को जो निशानेबाज से संबंधित है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने 4 को दिया गया, इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है। डी गोकेश को दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है और प्रवीण कुमार को दिया गया जो पैरा एथलेटिक्स है। मनु भाकर को जो निशानेबाज हैं। नेक्स्ट है मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी 2024। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 किसे दिया गया? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को दिया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय 2024 दिया गया। 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा बना है? गोल्डन ग्लोब में द ब्रूटस लिस्ट बना है। ब्रैंडी कॉर्बेट ये शायद निर्माता था ये, है ना। द ब्रूट लिस्ट को 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रोंडी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फर्नांडा टोरेस बनी है। फर्नांडा टोरेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2025। तो 2025 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें से पद्म विभूषण 7 को, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री दिया गया। 113 को पद्मश्री पद्म भूषण दिया गया, 19 लोगों को और 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। और पद्म भूषण 19 लोगों में से बिहार के कितने? सुशील कुमार मोदी को दिया गया है सार्वजनिक मामले में। तो बिहार में 1 को पद्म विभूषण, 1 को पद्म भूषण और 5 को पद्मश्री मिला है। कुल मिला के बिहार के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला? तो बिहार के 7 लोगों को मिल चुका है। तो कौन कौन से हैं पद्म विभूषण वाले? भारत में 7 लोगों को पद्म विभूषण में नागेश्वर रेड्डी तेलंगाना के हैं चिकित्सा से संबंधित, नागेश्वर रेड्डी तेलंगाना के चिकित्सा से संबंधित। दूसरा है जगदीप सिंह खेहर चंडीगढ़ के हैं जो कि सार्वजनिक मामलों से संबंधित हैं, चंडीगढ़ के जगदीश सिंह खेहर। दूसरा है कुमुदनी रजनीकांत कला से संबंधित। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला से संबंधित है कर्नाटक के। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कर्नाटक के। कुमुदनी रंजीत बनी है गुजरात की कला का। MT वासुदेवन नारायण केरल के हैं साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य शिक्षा में। वासुदेवन नायर को MT वासुदेवन नायर केरल के। ओसामा सुजुकी जापान के हैं, व्यापार क्षेत्र में ओसामा सुजुकी जापान। शारदा सिन्हा बिहार की हैं, कला के क्षेत्र में मनोप्रांत दिया गया है। तो बिहार की ही शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है जो कि कला के क्षेत्र से संबंधित हैं। 7 लोगों को दिया गया था। पद्म भूषण 19 में से सुशील कुमार मोदी को दिया गया। पद्म भूषण 19 में से बिहार के सुशील कुमार मोदी, 5 पद्मश्री और 1 पद्म भूषण, 1 पद्म विभूषण दिया गया। पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया था, तो उसमें 5 बिहार के थे। ये हैं भीम सिंह भवेश जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दूसरा हेमंत कुमार चिकित्सा से। तीसरा कुणाल कुमार सिविल सेवा से और निर्मला देवी कला से। और विजय नित्यानंद सुरेश्वर महाराज जी को अध्यात्मवाद के लिए। बिहार में 5 लोगों को पद्मश्री दिया गया, जिसमें हैं विजय नित्यानंद सुरेश्वर महाराज अध्यात्म के लिए, निर्मला देवी कला के लिए, किशोर कुणाल सिविल सेवा के लिए, हेमंत कुमार चिकित्सा के लिए, भीम सिंह भवेश सामाजिक कार्य के लिए। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे किसे दिया गया? तो यह संस्थागत श्रेणी में भारत राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को दिया गया। भारत राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया संस्थागत श्रेणी में। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारू का वर्ष घोषित किया है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में भारत राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को दिया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया। 2025 को सुधारू का वर्ष किसने घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कब हुआ? तो 17 से 22 जनवरी 2025 को हुआ। प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कहाँ हुआ? नई दिल्ली में या प्रगति मैदान में हुआ। 23वां दिव्य कला मेला कहाँ हुआ? तो बड़ौदा गुजरात में हुआ है। 9 से 19 जनवरी 25 को हुआ है। पहला 2 से 6 दिसंबर 2022 को दिल्ली में हुआ था। तो पहला 2 से 6 दिसंबर 2022 को दिल्ली में हुआ था। 23वां दिव्य कला मेला इस बार कहाँ हुआ है? 2025 में 23वां दिव्य कला मेला बड़ौदा गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है पुस्तक और लेखक। पुस्तक में है Who Wins a Soldier's Mirror क्या लिखा है? जनरल वाई के जोशी द्वारा लिखा है Who Wins a Soldier's Mirror। नेक्स्ट है विल्ड फैक्शंस एनर्जीज अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। वाइल्ड फिक्शंस एनर्जी है अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट किसने लिखा है? अरुण शौरी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। द न्यू आइकन सावरकर
एंड द फैक्ट, अरुण शौरी, ये आ सकता है। नेक्स्ट है अमेरिका के जॉर्जिया के बाद ओहियो में भी अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। तो हाल ही में हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। कहाँ? ओहियो में अमेरिका के अक्टूबर माह को घोषित किया गया है हिंदू विरासत माह। अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। पहले जॉर्जिया में किया गया था, इस बार ओहियो में किया गया है। हिंदू विरासत माह अक्टूबर घोषित किया गया। डेविल स्ट्राइक युद्धाभ्यास, डेविल स्ट्राइक युद्धाभ्यास राजस्थान में हुआ है, जनवरी में 25 में हुआ, तीनों सेनाओं द्वारा किया गया है। हाल ही में डेविल युद्धाभ्यास, डेविल स्ट्राइक युद्धाभ्यास, डेविल स्ट्राइक युद्धाभ्यास ये राजस्थान में हुआ है, भारत के तीनों सेनाओं द्वारा किया गया, जनवरी 2025 में। खो खो विश्व कप 2025 पहला विश्व कप हुआ है, यह जनवरी 2025 में नई दिल्ली भारत में हुआ था। पुरुष और महिला दोनों का, दोनों वर्गों का विजेता भारत रहा, जबकि उपविजेता नेपाल रहा है। तो खो खो विश्व कप 2025 पहली बार खो खो विश्व कप 2025 कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है, जनवरी 25 में था। भारत महिला पुरुष दोनों का विजेता बना, नेपाल उपविजेता रहा। विजय हरारे ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है? कर्नाटक बना, ये 5वीं बार जीता है। विजय हरारे ट्रॉफी 2025 5वीं बार विजेता कर्नाटक बन चुका है, जबकि उपविजेता विदर्भ बना है। 26 रन से हारने के बाद विजय हरारे ट्रॉफी में उपविजेता विदर्भ बना, कर्नाटक 5वीं बार जीत गया है। तो ये खत्म हो चुका है मार्च 2025 महीने का करंट अफेयर।